एक सीन यहाँ पे इमेजिन करो। सुबह उठते ही आप लोगों ने अपना फ़ोन उठाया, यहाँ पे इंस्टाग्राम आपने ओपन करा, एक कप यहाँ पे कॉफ़ी पी ली और फिर आप लोग ऑफिस चले गए और शायद एक ऑनलाइन ऑर्डर भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 4 सिंपल से एक्शन के पीछे 10 से ज़्यादा कंट्रीज, हज़ारों कंपनीज और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क काम कर रहा होता है। आप सिर्फ 300 रुपए की कॉफ़ी नहीं पी रहे, आप अननोइंगली ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा बन चुके हो। और सबसे शॉकिंग बात, दुनिया का कोई भी देश आज अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। अमेरिका की हम लोग बात करें, हम लोग चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, यहाँ पे जापान की बात करें, चाहे हम यहाँ पे जर्मनी की क्यों ना बात करें, सब एक इनविजिबल वेब से कनेक्टेड है। अगर उस वेब का सिर्फ एक थ्रेड टूट जाए तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, कंपनीज बंद हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट्स यहाँ पे क्रैश कर सकती है और लाखों लोगों की जॉब्स यहाँ पे जा भी सकती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है, ये ग्लोबल इकॉनमी एक्चुअली काम कैसे करती है? आज के बाद जब भी आप अमेजॉन से ऑर्डर करोगे या पेट्रोल भरवाओगे या डॉलर का रेट सुनोगे, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि दुनिया का पैसा घूमता कैसे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायर्ड वर्ल्ड। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ एक्सप्लेन नहीं करते, हम दुनिया को डीकोड करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को, द ग्लोबल इकॉनमी। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको। ये एक जायंट रियल लाइफ गेम लगेगा जिसमें हर कंट्री, हर कंपनी और हर इंसान एक प्लेयर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से बात करते हैं, इकॉनमी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इकॉनमी का मतलब होता है लोग चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं और पैसा अर्न करते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन जो है वो इकॉनमी की है। लेकिन चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ का, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। मान लो एक छोटा सा गांव है, एक फार्मर गेहूं उगाता है, एक बेकर ब्रेड बनाता है, एक टेलर जो है वो कपड़े सिलता है, एक टीचर यहाँ पे पढ़ाई करवाता है। सब एक दूसरे की सर्विसेज यूज़ करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सब पैसा खर्चते भी हैं, एंड यही इकॉनमी है। अब इस गांव की जगह इंडिया को रखो और इंडिया की जगह यहाँ पे पूरी दुनिया का रखो। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है एंड यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी ग्लोबल इकॉनमी। अब यहाँ पे हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि कंट्रीज़ यहाँ पे ट्रेड क्यों करती हैं। एंड ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हर कंट्री सब कुछ क्यों नहीं बना सकती। एक एग्जाम्पल बहुत क्लियरली जो सारे इंडियंस आज के टाइम में जानते हैं, इसकी इंडिया के पास ऑयल कम है, सऊदी अरेबिया के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो कम है, जापान के पास लैंड कम है, ब्राज़ील के पास कॉफ़ी बहुत है, चाइना के पास फैक्ट्रीज बहुत है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत पावरफुल है। हर कंट्री किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, इसीलिए सब एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का। एक आईफोन को ही आप देख लो, लोग सोचते हैं ये अमेरिका में बनता होगा, बट रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिज़ाइन जो है वो कैलिफोर्निया में होता है, चिप ताइवान से आती है, डिस्प्ले साउथ कोरिया से, कैमरा जो है वो जापान से आता है, रेयर मिनरल जो है वो अफ्रीका से आते हैं, असेंबली यहाँ पे चाइना या इंडिया में, और फिर ये फ़ोन दुनिया के हर कंट्री में सेल होता है। एक सिंगल आईफोन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्लोबल इकॉनमी का परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है ये आईफोन। बट इसी के साथ एक और चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि पैसा जो है वो एक कंट्री में नहीं टिकता। अब आप लोग ये मान लो आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, ये 1 लाख एप्पल के पास गया, एप्पल सप्लायर्स को पे करेगा, सप्लायर्स जो है वो फैक्ट्री को पे करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने उनकी सर्विसेज यहाँ पे ली हैं। बट उसी के साथ यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स को भी सैलरी जाएगी, जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे ग्रोसरी खरीदेंगे, ग्रोसरी स्टोर जो है वो फार्मर्स को भी पे करेंगे, फार्मर्स जो है वो ट्रैक्टर खरीदेंगे और पैसा यहाँ पे घूमता रहेगा। इकॉनमी में भी पैसा कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है एंड इसी सर्कुलेशन की वजह से बिजनेसेस चलते हैं, जॉब जो है वो बनती हैं और कंट्री जो है वो ग्रो करती है। अगर ये पैसा रुक जाए तो ये बहुत गलत हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं यहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दोगे उतने रिच हो जाओगे। अगर ये सोच होता तो हर कंट्री ट्रिलियनर होती। रियलिटी क्या है उसके बिल्कुल अपोजिट। मनी की वैल्यू तभी होती है जब उसके अगेंस्ट रियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ नोट प्रिंट करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता है और इसी वजह से गवर्नमेंट्स पैसा प्रिंट करने में बहुत केयरफुल रहती है। बट यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर की भी बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सिर्फ पैसा देखा, असली गेम तो अब शुरू होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये है अगर हर कंट्री अपनी करेंसी यूज़ करती है तो चाइना अमेरिका को पेमेंट कैसे करता है, डॉलर इतना पावरफुल क्यों है, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है
और एक कंट्री की इन्फ्लेशन दूसरी कंट्री की पॉकेट को कैसे इफेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में जो आपको समझना चाहिए। एंड यहीं पे हम लोग बात करेंगे हाउ द ग्लोबल इकॉनमी एक्चुअली वर्क्स। तो अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि ग्लोबल इकॉनमी एक जायंट नेटवर्क है जहां हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड करती है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इंडिया रुपी यूज़ करता है, जापान जो है वो येन यूज़ करता है, यूरोप जो है वो यूरो यूज़ करता है, चाइना यहाँ पे युआन यूज़ करता है, तो ये कंट्रीज़ एक दूसरे को पेमेंट कैसे करती है? और दुनिया का ऑलमोस्ट हर बिजनेस आखिर यूएस डॉलर में ही क्यों होता है? वेल, यहीं से शुरू होता है ग्लोबल इकॉनमी का असली गेम। वाई द यूएस डॉलर रूल्स दी वर्ल्ड। अब आप लोग यहाँ पे इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा दोस्त अलग अलग कंट्रीज से हो। एक हिंदी बोलता है, एक जापानीज बोलता है, दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो तुम इंग्लिश यूज़ करते हो। एग्जैक्टली वैसे ही ग्लोबल ट्रेड की लैंग्वेज है यूएस डॉलर। ऑयल खरीदना है, डॉलर में पेमेंट होगी। गोल्ड ट्रेड करना है, उसकी पेमेंट भी यहाँ पे डॉलर में होगी। इंटरनेशनल कोई शिपिंग है, वो भी पेमेंट यहाँ पे डॉलर में होगी। एयरक्राफ्ट परचेज है, वो भी डॉलर में होगा। लार्ज बिजनेस कोई डील है, मोस्टली डॉलर में यहाँ पे होती है। क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका ने दुनिया को फोर्स किया? एन आंसर है नहीं। डॉलर पावरफुल बना बिकॉज दुनिया ने उस पर ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट क्यों किया, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। वेल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया था। उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व थे, स्ट्रांग मिलिट्री थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपल ट्रस्टेड अमेरिका। कंट्रीज ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में करना ईजिएस्ट रहेगा, और धीरे धीरे डॉलर बिकेम दी वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। अब आप यहाँ पे मान लो कि इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद रहा है। सऊदी अरेबिया को रुपए नहीं चाहिए, उसको डॉलर चाहिए, तो पहले इंडिया मार्केट से डॉलर खरीदेगा, फिर डॉलर सऊदी अरेबिया को देगा। सऊदी अरेबिया उस डॉलर से अमेरिका के एयरक्राफ्ट खरीद लेगा, या यूरोप से मशीनरी खरीद सकता है, या कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। देखा आप लोगों ने, ऑयल इंडिया ने खरीदा, लेकिन डॉलर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर गया। वही एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो जहाँ पे हमने पहले एग्जाम्पल बताया था एक गाँव का। वेल, चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है पूरी इकॉनमी की। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का। इम्पोर्ट मतलब जो चीज़ हम बाहर से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब जो चीज़ हम बाहर बेचते हैं। सिंपल वर्ड्स में यही होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इंडिया इंपोर्ट करता है, काफ़ी कुछ इंपोर्ट करता है, बट वन ऑफ द थिंग जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो है ऑयल। उसी के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स, उसी के साथ गोल्ड, एडवांस मशीनरी। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, राइस, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, और आज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडिया स्मार्टफोन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। वेल, यहाँ पे एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी कॉलोनी में एक पिज़्ज़ा शॉप है, इमेजिन करें। अगर पूरी कॉलोनी उस शॉप से पिज़्ज़ा खरीदती है तो शॉप जो है वो रिच हो जाएगी। लेकिन अगर शॉप किसी को पिज़्ज़ा बेच ही नहीं पा रहा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। कंट्रीज भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसके पास ज़्यादा फॉरेन मनी आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि करेंसी की वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड होती है, एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिसाइड होते हैं। अब एक टाइम ज़रूर था जहाँ पे डॉलर कभी 70 रुपये का होता था, कभी 80 रुपये का, कभी 90 रुपये का। ये डिसाइड कौन करता है? वेल, इसका सिंपल सा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे आप लोग इसको अगेन एक और एग्जांपल से समझो। सपोज स्कूल में सिर्फ 10 चॉकलेट है और 100 बच्चे खरीदना चाहते हैं, प्राइस बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आज दुनिया को डॉलर ज़्यादा चाहिए, डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर किसी कंट्री की करेंसी पर ट्रस्ट कम हो जाए, उस करेंसी की वैल्यू यहाँ पे गिरने लगेगी। एंड इसी वजह से अगर डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए तो इंडिया के लिए ऑयल इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। ऑयल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब वेजिटेबल्स महंगी होंगी, मिल्क महंगा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो महंगी होंगी, फ्लाइट्स वो भी महंगी होंगी। मतलब डॉलर की एक छोटी सी मूवमेंट तुम्हारी ग्रोसरी बिल तक इम्पैक्ट कर सकती है। एंड यहीं पे ये परफेक्ट टाइम है जहाँ पे हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन को। ये वर्ड तुम रोज़ न्यूज़ में सुनते हो, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। सेम पैसा सेम चीज़ खरीद पाए तो इन्फ्लेशन। वेल, कॉफ़ी का एग्जाम्पल आपको देते हैं। 2020 में कॉफ़ी 100 रुपये की थी, आज वही कॉफ़ी 180 रुपये की है। कॉफ़ी बेटर नहीं हुई, तुम गरीब भी नहीं हुए, बस पैसे की परचेजिंग पावर यहाँ पे कम हो गई है। एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों होता है? वेल, रीज़न बहुत हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। ऑयल महंगा होना, सप्लाई चेन कहीं पे टूट जाना, कहीं अगर वॉर हो गई, डिमांड बहुत बढ़ गई किसी पर्टिकुलर चीज़ की, या गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेट कर दिया। वेल, इसका रिजल्ट क्या होता है? हर चीज़ ग्रेजुअली एक्सपेंसिव होने लगती है।
अब यहाँ पे एंट्री होती है सेंट्रल बैंक्स की। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे प्ले करते हैं। हर कंट्री का एक फाइनेंशियल रेफरी होता है। इंडिया में वही रेफरी यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में है फेडरल रिजर्व। ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट होगा, लोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे, और इसी से इन्फ्लुएंस होती है इकॉनमी की स्पीड। इकॉनमी फास्ट भाग रही है तो ये लोग यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। इकॉनमी अगर स्लो पड़ रही है तो यहाँ पे एक्सीलरेटर जो है वो प्रेस कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि ग्लोबल इकॉनमी एक जायंट नेटवर्क है जहाँ कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती है। डॉलर दुनिया की एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। एक्सचेंज रेट हर चीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक इकॉनमी की स्पीड कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इतना परफेक्ट सिस्टम है तो इकोनॉमिक क्राइसिस आती ही क्यों है? 2008 की हम यहाँ पे बात करें, 2020 की बात करें, 2022 की बात करें, हर कुछ साल बाद दुनिया हिल क्यों जाती है? चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का नाम है रिसेशन। अब आप लोग इमेजिन करो, एक सिटी में सब लोग खुश हैं, कंपनीज हायरिंग कर रही है, सैलरी बढ़ रही है, लोग नए घर खरीद रहे हैं, कार्स ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एंड उसी के साथ बिजनेसेस जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। इकॉनमी फुल स्पीड से चल रही है। लेकिन एक दिन लोगों को यहाँ पे डर लगने लगता है, फ्यूचर का डर लगने लगता है। वो शॉपिंग जो है वो कम कर देते हैं, कंपनीज की सेल जो है वो गिरने लगती है, कंपनीज हायरिंग रोक देती है, कुछ एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे निकाल भी देती है, जिनकी जॉब्स गई वो और कम शॉपिंग करते हैं, और फिर ये साइकिल और बड़ी होती चली जाती है। इसी चेन रिएक्शन को कहते हैं रिसेशन। एंड ये रिसेशन का सबसे डेंजरस पार्ट है इसका डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो गिरा, दूसरा भी गिरेगा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा सिस्टम यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया। इकॉनमी भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके भी, एंड ये बात करनी ज़रूरी है जो पास्ट में चीज़ें हुई, क्योंकि हिस्ट्री के सबसे डेंजरस फाइनेंशियल क्राइसिस में से एक था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका में बैंक्स हर किसी को होम लोन देने लगे, चाहे उसके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी हो या नहीं। बैंक्स को लगा हाउसेस की प्राइसेस तो हमेशा बढ़ती रहेगी, लोग लोन्स लेते गए, घर खरीदते गए, प्राइसेस और बढ़ती गई। ये एक बबल था, और हर बबल की तरह एक दिन ये भी फूट गया। लोग लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाए, बैंक्स के पास बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया। लेमन ब्रदर्स जैसे जायंट बैंक जो है वो तो कंप्लीटली यहाँ पे कोलैप्स हो गए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो खत्म हो गई, बिजनेसेस यहाँ पे बंद हो गए, और अमेरिका की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गई। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी ऑलरेडी कनेक्टेड थी। हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी बात करा था। बट इसी के साथ कोविड का टाइम, यहाँ पे जहाँ पे पूरी दुनिया ने काम करना बंद कर दिया, वो साल था 2020। हिस्ट्री में पहली बार पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट एक साथ यहाँ पे रुक गया था। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, फ्लाइट जो है वो बंद हो गई थी, पोर्ट्स जो है वो स्लो हो गए थे, शिपिंग कंटेनर्स जो है वो अटक गए थे, वर्कर्स घर चले गए थे, डिमांड भी यहाँ पे गिर गई थी, सप्लाई भी यहाँ पे टूट रही थी। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी वो 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक पहुँच गई थी। इसी को कहते हैं सप्लाई चेन शॉक। एंड यहाँ पे आप एक बाइसिकल के एग्जाम्पल से समझें। सपोज इंडिया में बाइसिकल बनानी है, टायर जो है वो वियतनाम से आएंगे, स्टील जो है वो चाइना से, बेयरिंग जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक जापान से, और असेंबली इंडिया में होगी। अब अगर सिर्फ एक कंट्री लॉकडाउन कर दे तो पूरी बाइसिकल नहीं बनेगी। बस इसीलिए कोविड ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। ग्लोबलाइजेशन पावरफुल भी है और उसी के साथ रिस्की भी है। अब आप लोग सोचो, वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल महंगा क्यों हो जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है, वॉर सप्लाई को डिस्टर्ब करता है। अगर ऑयल सप्लाई कम होगी, प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर वीट एक्सपोर्ट रुक गया, फूड एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर शिपिंग रूट्स अनसेफ हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हुआ, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट महंगा, एक वॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तुम्हारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। इस चीज़ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बट इसी के साथ आज के टाइम में काफ़ी लोग एआई की बात कर रहे हैं। एंड अब ग्लोबल इकॉनमी में एक नया फेज़ है जहाँ पे एंटर कर रही है पूरी दुनिया, एंड वो है एआई इकॉनमी। पहले कंट्रीज ऑयल के लिए compete करा करती थी, आज वो एआई चिप्स के लिए compete कर रही है। पहले फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती थी, आज जो है वो डेटा सेंटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले कोल और स्टील पावर्स, आज सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसीलिए एनवीडिया जैसा नाम, टीएसएमसी जैसा नाम, माइक्रोसॉफ्ट जैसा नाम, गूगल यहाँ पे बात करें, अमेजॉन की बात करें,
और ओपन एआई जैसी कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं हैं, ये फ्यूचर इकॉनमी की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स है। आज जो कंट्री एआई को लीड करेगी, हो सकता है कल वही यहाँ पे ग्लोबल इकॉनमी को लीड करे। बट यहाँ पे हम लोगों को ये कंप्लीट पिक्चर जो है वो एक साथ देखनी ज़रूरी है, एंड इसीलिए अब एक बार पूरी स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। एक फार्मर वीट उगाता है, वीट फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री ब्रेड बनाती है, ब्रेड सुपरमार्केट में आता है, कंज्यूमर ब्रेड खरीदता है, पेमेंट बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, बैंक बिजनेस को लोन देता है, बिजनेस वर्कर्स हायर करता है, वर्कर्स सैलरी से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग से कंपनीज ग्रो करती है, कंपनीज टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाती है, रोड से ट्रेड और फास्ट होता है, और ये साइकिल हर सेकंड हर कंट्री में चलती रहती है। एंड यही है ग्लोबल इकॉनमी। अब अगली बार जब तुम अमेजोन से ऑर्डर करोगे, पेट्रोल भरवाओगे या डॉलर का रेट सुनोगे या स्टॉक मार्केट क्रैश होते ही देखोगे, तो सिर्फ न्यूज़ मत देखना, उसके पीछे क्या चल रहा है, ग्लोबल इकॉनमी का इनविजिबल इंजन वो देखने की कोशिश करना। क्योंकि जो इंसान इकॉनमी को समझता है वो सिर्फ पैसा नहीं समझता, वो समझता है यहाँ पे कि दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है। और आज की दुनिया में नॉलेज ही सबसे वैल्यूबल करेंसी है। अगर आज की वीडियो से तुमने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर तुम दुनिया के हिडन सिस्टम्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो वाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में एक और हिडन सिस्टम को डीकोड करने के लिए। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस बिकॉज द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड दैन इट लुक्स।